नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, ऊपरी स्तरों से जिस तरीके से फिसल रहा है बाजार, क्या गहराएगी गिरावट या फिर आएगी रिकवरी? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, बाजार की रिकवरी में क्या आज 25,750 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब हो पाएगा अगर रिकवरी आई तो? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, लगातार 2 दिन से एफआईएस की जो खरीदारी के आंकड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं, क्या ये आगे भी रहेंगे जारी? इसके अलावा डिफेंस के अंदर, मेटल के अंदर और आईटी के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? गिरावट में खरीदें या अभी के लिए इन सेक्टर से दूर हो जाएं? इन तमाम पहलुओं पर करेंगे डिटेल में बातचीत। बहुत सारे लोग हैं प्रदीप जी जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को मौका दें इस कार्यक्रम में, ताकि वो अपने प्रश्न जो है आपके सामने रख सकें। और इस बीच पहला प्रश्न लेते हैं साहिल खान साहब का। खान साहब, जमुना ऑटो के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। कह रहे हैं कि इनके पास 470 शेयर हैं और इन्होंने 132 पे लेकर के रखा हुआ है। कह रहे हैं प्लीज़ इस शॉर्ट टर्म के लिए जो है 4-5 दिन का ही नज़रिया, इनके साथ ये समस्या ज़रूर है थोड़ी सी। 132 पे लिया, 130 के आसपास चल रहा है, नज़रिया 4-5 दिन का ही है। 470 शेयर है इनके पास। अच्छा, मैं चाहूँगा सर इसके साथ साथ जिन लोगों का मीडियम टर्म का व्यू है, क्योंकि आज ऑटो एंसिलरीज और ऑटो शेयर थोड़े से प्रेशर में हैं, उनके लिए भी राय दे दीजिएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी लोगों की क्वेरीज और भी है। जी विपुल जी, देखिए जमुना ऑटो में एक काप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशंस का ब्रेकडाउन आ गया था ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही अप्रैल मंथ पे। उसके बाद शार्प फॉल हमने देखा एंड अगेन जिस तरीके से बेस बनाया, पुल बैक आया और पुल बैक सस्टेन किया, ऊपर के साइड में बेस फॉर्मेशन सक्सेसफुली हुआ। अभी जिस तरीके का प्राइस है 131 के आसपास, मुझे लगता है कि आपको एक बार, अगर आपका 4-5 दिन का व्यू है तो आपको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली एक बार 116 के आसपास आया था, फिर से ये बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। मैं 4-5 दिन के व्यू के लिए आपको एग्जिट करने का सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 140 के आसपास एक मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस लास्ट 3-4 सालों का है। तो लास्ट 3-4 सालों में 140 ब्रेक नहीं हो पाया, तो अभी जमुना ऑटो के लिए 140 ब्रेक होना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। सो 4-5 दिन व्यू के लिए एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। बाकी अगर व्यू आपका है कि आप 2-3 महीना वेट करके जा सकते हो, 4-5 महीना वेट करके जा सकते हो, मैं बोलूंगा डेफिनेटली आप बने रहिए। इसमें हमारा व्यू पॉजिटिव है। जैसे ही 140 143 ये जो जोन है, इसके ऊपर वीकली एक हफ्ता सस्टेन करेगा ना, अगेन आपको 200 तक खींच के लेके जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद फिर से 140 को ब्रेक करने वाला है। सो इसीलिए व्यू, उम्मीद है, सब कुछ पॉजिटिव ही है, लेकिन 4-5 दिन में ब्रेकआउट नहीं आएगा। ठीक। चलिए, इस बीच दिलीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विपुल सर। कैसे हैं दिलीप जी आप? बस ठीक हूँ। आप ऐसे ही आप ठीक कैसे रहिए, हो? मुस्कुराते रहिए सर। आज बताइए कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास बीईएल के 372 के भाव के 150 शेयर है। अच्छा। आज सुबह के 10 बजे के शो में डिफेंस सेक्टर के बारे में कुछ चर्चा हो रही थी। जी जी बिल्कुल। तो तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? हाँ, ये आपने महत्वपूर्ण सवाल किया, क्योंकि आपकी खरीद भी अच्छे लेवल की है। इस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी से थोड़ा सा समय लिया जाए इसको लेकर के। आज सुबह काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई। सर हमारे साथ अंशुल जैन जी थे, अंबाला जी थी और हमारे साथ अमित जैन भी थे। और उन तीनों का मानना था कि अब डिफेंस में जो है, हालांकि अंशुल जी तो बहुत लंबे समय से डिफेंस को लेकर के नकारात्मक उनका व्यू रहा है, लेकिन बाकी लोग भी कह रहे थे कि अब ये जो है पैनिक बढ़ सकता है। पहले तो इनकी राय दीजिए, फिर थोड़ी सी चर्चा को और बढ़ाएंगे, 1-2 मिनट थोड़ा सा इस पर समय देंगे। आपका व्यू क्या है सर? अभी दिलीप जी को क्या करना चाहिए? देखिए दिलीप जी का, फर्स्ट ऑफ ऑल दिलीप जी नमस्कार आपको, एंड आपका बाइंग बहुत ही अच्छा लेवल पे आपने किया है। एंड सेकेंड थिंग, देखिए डिफेंस एक प्रोमिनेंट इंडेक्स है इंडिया में, और बजट से पहले और बजट के बाद अभी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है, जितना ज़्यादा भागा नहीं है। लेकिन आपने जो स्पेसिफिक स्टॉक लिया है बीएल, मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। फंडामेंटली इनके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर बुक भी है,
आप देखेंगे डिफेंस में करेक्शंस आ रहा है, बीएल नीचे नहीं आ रहा है, इनफैक्ट एचएएल भी नीचे आ गया है। एचएएल को लेके भी न्यूज़ है कि उनको कुछ ऑर्डर नहीं मिला है। कहीं ना कहीं बीएल मुझे लगता है कि इजीली आपको 550 तक लेके जा सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपका बाइंग अच्छे लेवल पे है, आपको मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, वो रहेगा ऑलमोस्ट 405। 405 के आसपास का ना एग्जैक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी 405 के नीचे आता है ना, अगेन आपको 380 मिलेंगे। तो इसीलिए हम चाहते नहीं कि आपका नुकसान हो जाए, लेकिन हम ये भी चाहते नहीं कि आप अभी प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली भी अच्छा है। देखिए डिफेंस में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन बीएल को देखेंगे 431 के आसपास का है प्राइस। सो मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई से 30 रुपीज ही नीचे, 30-40 रुपीज ही नीचे है, तो दैट इज नॉट ए वेरी बिग डील। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बने रहिए बीएल के साथ इजीली। 550 से पहले आपको बेचना नहीं है, 6-8 महीना टाइम देंगे इजीली। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अदर्स डिफेंस स्टॉक्स, मैं उसमें थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव, मेरा ओपिनियन थोड़ा मैं नेगेटिव व्यू है, लेकिन बीएल को लेके नहीं है। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है, अलग अलग स्टॉक्स नीचे आ रहा है, बीएल नीचे नहीं आ रहा है। 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट अगर आप देख के जाते हो, मैं पक्का आपको बोल सकता हूँ आप 500 के ऊपर आपको प्राइस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन फिर भी मार्केट में थ्रेट है 405 का स्टॉप लॉस। ठीक, अब थोड़ा सा इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे सर। ये जो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के जो पूरा मामला निकल के सामने आया, और उसके बाद से आज मॉर्गन स्टैनले ने डाउनग्रेड किया एचएल को लेकर, एचएल को। अब एचएल में जैसी कंपनी को में और कितना डाउनसाइड देख रहे हैं? हालांकि आज लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है 3952 का लो लगाने के बाद, लेकिन क्या यहाँ पर और कितना डाउनसाइड आप देख रहे हैं? और ये जो डाउनग्रेड्स आ रहे हैं तमाम चीज़ें, ये एक तेजस का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से जो प्रेशर बनना शुरू हुआ, थोड़ी थोड़ी रिकवरी रही, पर एचएल पूरी तरीके से उभर नहीं पाया सर। क्या एचएल के लिए अभी मुश्किलें और खड़ी हैं? जिनके पास है वो क्या करें, हायर लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, और क्या इस गिरावट में खरीदना चाहिए एचएल? देखिए जिनके पास है विपुल जी, मुझे लगता है कि उनको बहुत ही हिम्मत से कॉल लेना पड़ेगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू के लिए वेट करना चाहते हो तो एक बार वेट करके जाइए। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने बाय किया है, आपका देखिए मेरा वर्ड टू वर्ड बहुत स्पेसिफिक मैं बोलूंगा, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एचएल है। अब देखिए एचएल पे अगर हम करंट प्राइस देखेंगे 4050 4057 के आसपास है। मैं वही बोल रहा हूँ अगेन कि अगर आपके पास ऑलरेडी है और आपका लॉन्ग टर्म, एकदम लॉन्ग टर्म व्यू है, आप बने रहिए। लेकिन इसमें थ्रेट क्या है? थ्रेट यही है कि एक बार ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एचएल और नीचे आपको मिलेंगे, क्योंकि एचएल का फिर से हमने देखा, अगर पास्ट में देखेंगे लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट 3400-500 के आसपास एक बार आ गया था फरवरी के टाइम पे। सो मैं बोलूंगा जिस तरीके से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मैं फ्रेश बाई करने में या तो एवरेज करने में अभी करंट जोन से कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं एक बार 3400 3500 में एक बार और थोड़ा नीचे आने के लिए, बेस होने के लिए वेट करूंगा, क्योंकि गिरते हुए स्टॉक्स को मैं कभी एवरेज नहीं करता हूँ। हाँ, बहुत बार हमने भी रिकमेंड किया है 4300 4200 के आसपास, लेकिन जिस तरीके का प्रेशर अभी हो रहा है, अभी नहीं बाई करना है। एक बार अगर और नीचे आता है 3500 3400, उस टाइम पे हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आपके पास थ्रेट क्या है? आपके पास थ्रेट यही है, आप चाहे तो एक बार शॉर्ट टर्म व्यू है तो एग्जिट करके जा सकते हैं, लेकिन उसमें अगर थोड़ा आपको नुकसान हो रहा है, सम टाइम योर फर्स्ट लॉस टू योर बेस्ट लॉस, मैं ऑलवेज कहता हूं। बट अगर आपका कॉल है कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म बने रहना है, तो बिल्कुल आप बने रह सकते हो। 3400 3300 आने पे बाई चांस अगर आता है, उस केस में आपको फिर से एक बार एवरेज करने का अपॉर्चुनिटी दिखेंगे। फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू से मैं नेगेटिव नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत नेक्स्ट 2-4 महीने का बात करेंगे तो इसमें प्रेशर बन रहा है और प्रेशर कंटिन्यू अभी रहना चाहिए। चार्ट में भी 3600-700 इजीली आपको एक बार आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इसीलिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूं करेंट जोन से बाई करना। लेकिन बीएल अलग मैटर है, बीएल के साथ बीएल आपको होल्ड रखना है। बीएल आपको होल्ड करना है। एचएल अभी जो है शॉर्ट टर्म में आपको पेन दे सकता है, आप चाहें तो एक बार के लिए एग्जिट कर लें। नई खरीदारी या एवरेजिंग के लिए 3400 के आसपास का लेवल ठीक रहेगा, यही कहा है सर आपने?
ये 3,400 3,500 उससे पहले हम एवरेज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले। एटलीस्ट करेंट जोन से 500 600 700 पॉइंट का करेक्शन चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज बाई करने में मजा नहीं आएंगे, वो अल्टीमेटली बाई करना ना करना सेम हो जाएगा। ठीक। अच्छा, क्योंकि रात में 8 बजे इसका एक पूरा सेगमेंट जाता है, मैं चाहूँगा कि इसमें आप जरा एक बार बीडीएल और ख़ास तौर से ये मझगांव या जीआरएससी पर अपना व्यू दे दीजिए, ताकि जो है लोगों को समझ में आ जाए ओवरऑल डिफेंस पे आपकी राय इस समय है क्या, और अभी के लिए क्या, एक बार के लिए जिनकी पुरानी पोजीशन है वो एक बार हल्के हो लें, एक बार के लिए दूरी बना लें क्या डिफेंस से। विपुल जी देखिए, ऑलरेडी नीचे आ चुका है बीडीएल एंड मजगांव डॉग भी देखेंगे। मजगांव डॉग का टॉप था 3,700, नीचे आया है। बीडीएल का टॉप था ऑलमोस्ट 2,100 के आसपास, बीडीएल भी 1,200 के आसपास आ चुका है। बीडीएल में फ्रेश बाई करने में कंफर्टेबल रहूंगा। नेक्स्ट पैनिक जोन में, पैनिक जोन स्टार्टिंग ही होता है ऑलमोस्ट 1,050 से, तो 1,050 से मैं स्टार्ट करूंगा बाई करना। मजगांव डॉक में बाई करना पसंद करूंगा ऑलमोस्ट 2,050 2,100 के आसपास। इसके आगे मैं तो फ्रेश बाई नहीं करूंगा। अब देखिए, बात फिर से घूम फिर के वही आ गया कि आपका कॉल, आपको क्या करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो डेफिनेटली, अगर आपने मान मान लो आप 3,000 पे बाई किया, 2,800 पे बाई किए, अभी लॉस बुक करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस प्रोमिनेंट इंडेक्स है, अभी डाउनफॉल चल रहा है। आप अगर किसी को बोलेंगे नहीं आपने बताया था, बाई कॉल दिया था, नीचे आ रहा है, अरे भाई साहब पूरा इंडेक्स नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है। सो ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू मैं क्लियर कट देख पा रहा हूँ चार्ट में। बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब डिफेंस में ना हमारा व्यू यही है, थोड़ा नीचे आता है देन बाय करेंगे, टॉप में सेल करेंगे, बीच में कहीं नहीं रहेंगे, नीचे एकदम। मजगांव डॉक के लिए अगेन 2050 ये जो जोन है, इस 2050 के आसपास का बाइंग स्टार्ट करेंगे। और बीडीएल में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था 947 1,000 के आसपास, सो 1,050 से एटलीस्ट हम स्टार्ट करेंगे खरीदना स्टैगर मैनर पे। ठीक, चलिए ये बात है। इस बीच हमारे साथ मिनाज जी जुड़ चुके हैं और गोवा से हैं। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। जितनी ठंड यहाँ पर पड़ रही है नॉर्थ के अंदर, कम से कम वहाँ के लोगों से ही बात कर लें। मिनाज जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं? और बड़ी खूबसूरत जगह से आप बोल रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। और सबसे पहले मैं अंबाला मैम को विश करना चाहूंगी, ऑल्दो शी इज नॉट हियर राइट नाउ, लेकिन आई वुड लव टू विश हर लोट्स ऑफ प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स एंड लव टू अंबाला मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अम्बाला मैम को ये मैसेज समझा देंगे, पहुंचा देंगे कि आज उनका जन्मदिवस है, Thanks a lot. तो उनके बर्थडे विशेष उनको पहुंचा दी जाएगी। अच्छा मैम, Thanks a lot. आपने जो हमको मैसेज भेजा ना, उसमें आपने लिखा था न्यूमरोलॉजिस्ट, ये बोनस के जी सर। बोनस के नंबर क्या कह रहे हैं मैम, कैसे लग रहे हैं आपको? बोनस के नंबर बहुत बढ़िया है सर, आज तक हमें बहुत गाइड किया है बोनस ने। जितना मेरा लॉस था, अब तक 1 साल से लॉस में ही चल रही थी, जी। लेकिन जब से मैं ये आपको फॉलो कर रही हूँ, अंबाला मैम को फॉलो कर रही हूँ, तब से थोड़ा थोड़ा रिकवरी आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम, ऐसे ही आपका लॉस रिकवर होता रहे, हम यही चाहेंगे। और गोवा में कैसा मौसम है मैम? यहाँ नॉर्थ में तो बहुत ठंडी है, दिल्ली के आसपास के इलाकों में। नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत नॉर्मल क्लाइमेट है सर, यहाँ पे ठंड वंड कुछ नहीं है बिल्कुल भी, जबकि इनफैक्ट अभी भी हम लोग 16 पे एसी लगाकर सोते हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे तो बहुत ठंड हो रही है मैम। चलिए मैम, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे होंगे, और गोवा में बाकी लोगों को, अपनी फ्रेंड्स को भी आप लोग आगे बढ़ाइएगा कार्यक्रमों को, ताकि वो लोग भी जुड़े हमारे साथ। आज का सवाल क्या है? जी बेशक सर, मेरा क्वेश्चन ये है फर्स्ट कि मेरे पास एम सुमी है मदरसन वायरिंग, 2500 क्वांटिटी में है, 50 के रेट पे लिया हुआ था। अच्छा। तो इसमें क्या करना है सर अभी? वैसे आपका नजरिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? ऑलरेडी बहुत समय से होल्ड कर रही हूँ सर, अभी कुछ बहुत टाइम हो गया सर इस रेट में लिए हुए। ठीक, मैं प्रदीप सर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रदीप जी, 5-6 रुपये का लॉस हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, अभी समझ नहीं पा रही है कि इसमें यहाँ पर किया क्या जाए। अभी तो 1 महीने में 14% के आसपास का करेक्शन रहा है इस शेयर के अंदर। ये सेक्टर पहले परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभी क्या एक्सपेक्टेशन है मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि सर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है। 52 53 के ऊपर वीकली चार्ट में सस्टेन होने पे आपको उस टाइम पे 68 70 तक भी जा सकता है। देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, 53 क्रॉस होने के बाद, अब लास्ट अगर हम देखेंगे, टच किया था एक बार 52 53 रिसेंटली, उसके बाद फिर से वहाँ से नीचे आ गया,
बिकॉज ऑफ जुलाई 24 में भी 52 53 क्रॉस हो नहीं पाया, क्योंकि वहां पे जाने के बाद मैक्सिमम लोगों ने अपने पोजीशन को सेल किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। अब स्टॉक नीचे भी नहीं आ रहा है। ये बहुत एक फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन होता है कि आपने एक पोर्टफोलियो में एक स्टॉक आपने बाय किया, उसके बाद ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। मैं बोलूंगा अभी आप लॉस मत बुक कीजिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 37.50 पे। 37.50 विल बी योर फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस। नेक्स्ट आपको मैं ये जो स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ये नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए एप्लीकेबल होगा। आपको डेली डेली पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद भी जाके चार्ट जब देखेंगे आप देखेंगे 37 पे स्ट्रिक्टली सपोर्ट है, तो उसके नीचे आई डोंट थिंक कि आपको रहना चाहिए कभी भी। अगर नेक्स्ट आने वाला 1-2-3 महीने में कभी भी 37 के नीचे आता है, अब कभी भी अगर आपको 48-50 के आसपास आपका बाइंग जोन के आसपास ही आता है ना, तो आप एक बार एग्जिट हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट रैली स्टार्ट ही होगा 53 के बाद। अब क्या हो सकता है, क्योंकि अभी आप 4-5 रुपीज लॉस में हो, अभी आप वेट करके जाइए, लॉस बुक मत कीजिए। ऑल डील्स वगैरह सब कुछ हो चुका है। अगर मार्केट पे थोड़ा भी मूव आता है तो उस केस में एमसुमी में डेफिनेटली मूव आना पॉसिबिलिटीज है। नीचे के साइड में स्टॉप लॉस फिक्स्ड कीजिए। अगर आपका व्यू शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है, मैं बोलूंगा वेट करके जाइए, लेकिन लॉस में बुक करने का कोई जरूरत नहीं है, एक बार होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। 53 के ऊपर इसमें रैली पॉसिबल है। 53 के ऊपर इसमें रैली पॉसिबल है। उम्मीद करते हैं मीनाज जी आपको उत्तर मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। सर एक जरा संदूर मैग्नीज को लेकर के हमारे एक व्यूअर हैं वो जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं विपत्ति में मुझे हमेशा याद आते हैं फुल सर, करंट जोन पर बाई करूं क्या? अभी ये नई खरीदारी करना चाहते हैं क्या? इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को लेकर के अभी क्या नई खरीदारी करनी चाहिए? 7% टूटा है, तो शायद इस गिरावट को देखने के बाद ये नई खरीदारी करने की सोच रहे हैं। क्या ये सही फैसला होगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नतीजे आए, नतीजे खराब रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ ठीक रही है, लेकिन प्रॉफिट में दबाव के चलते आज पिटाई हो रही है। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि अभी तो बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्ट ऑलरेडी खराब हो चुका है। सपोर्ट 196-195 के आसपास है। सो स्ट्रिक्टली ना आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 191 पे एक स्टॉप लॉस होता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चार्ट अभी भी खराब है, जब तक ये फिर से ना 250 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। अब जिनके पास है 191 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब चार्ट में भी अगर जाते हो देखेंगे 191 का रिसेंट पैनिक लो भी था, एंड सेकेंड थिंग आपको जून 24 में भी 190 का एक बेस दिखेंगे। ठीक, चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक जो है वो हैं गुंजन तिवारी जी। गुंजन जी जानना चाह रही हैं जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के, और कह रही हैं कि 103 में इन्होंने लिए हुए हैं 200 शेयर। प्लीज़ बता दीजिए सर, निकल जाएं या फिर होल्ड करें? तो ये जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के कन्फ्यूज़न में है कि अभी निकलना चाहिए या नहीं। अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 3-4 रुपये का ही नुकसान है इनको, लेकिन वही है कि मतलब अब कन्फ्यूज़न की स्थिति इनकी बनी हुई है। 6-7% करेक्ट हुआ है। अभी इंडिगो का जो फियास्को हुआ, नतीजों के बाद थोड़ा सा एक मोमेंटम बना था इसमें बीच में, लेकिन फिर वो इंडिगो की समस्या ने इसमें फिर से प्रेशर ला दिया। सर क्या टिप्पणी रहेगी? उस समय आया था एक ब्रेकआउट, ऐसा लगा कि ये चलना चाहिए, लेकिन अभी क्या करें? देखिए वीकली चार्ट में काप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशंस अभी ऑन द प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब रिसेंटली जो 87-88 के आसपास का एक सपोर्ट लिया है, बहुत ही प्रोमिनेंट सपोर्ट है, बिकॉज अभी ओवरऑल एक थीम अभी भी नहीं चला है, लेकिन एविएशंस को लेके ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस है। मैं बोलूंगा आपको वेट डेफिनेटली करना चाहिए। आपका एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मोस्ट 86.50 के आसपास होना चाहिए। 86.50 विल बी योर फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस। बने रहिए। जैसे ही 108 और 110 का लेवल ब्रेक करता है, आपको न्यू हाइज इसमें बनते दिखेंगे, और 135-140 भी आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ओवरऑल बेस अच्छा खासा बना है, और ऑलमोस्ट रिसेंट जो एक जितना प्रॉफिट बुकिंग होना था हो चुका है, तो इसीलिए मैं अभी एग्जिट करने का सलाह नहीं दूंगा। फ्रेश मुझे लगता है कि एक बार 7-8 क्रॉस करने के बाद 135-40 भी आपको मिल सकता है। मे बी ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आपको 6-7 महीना लग सकता है, मे बी उससे पहले भी थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन चार्ट ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी भी बढ़िया है, गवर्नमेंट का फोकस ओवरऑल इस इंडस्ट्री में है, आप बने रहिए।
आप बने रहिए, ये सलाह यहाँ पर निकल के आई है। आज सर काफ़ी लोगों की जो क्वेरीज है वो सुज़लॉन को लेकर के आ रही है। आज इसके रिजल्ट भी हैं सर, और मतलब काफ़ी हद तक जो है दिशा परिवर्तन हो सकता है, चाहे पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में। लास्ट क्वार्टर में जब रिजल्ट आए थे, रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन मैनेजमेंट के जो इस्तीफे हुए उसके बाद से ये शेयर उभर नहीं पाया और ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला। अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है खास तौर से उनके लिए, और जो लोग नया ले रहे हैं क्या एक बार वेट करें रिजल्ट के आ जाने का? बिल्कुल जी, इस बीच एक बाय कॉल देना पसंद करूंगा। करेंट जोन से डीमैट बाय करना है, डीमैट चलिए ठीक है। सुपरमैट डीमैट करेंट जोन से बाय करके जाना है। पहला टारगेट रहेगा 3985, सेकंड टारगेट रहेगा 4150। 4150 जाने के लिए डीमैट रेडी हो रहा है। एंड पहला टारगेट रहेगा 3985, सेकंड 4150। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। 1 घंटे का जो एवरेज प्राइस है वो निकल के आ रहा है स्टॉप लॉस का ऑलमोस्ट 3840। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और लॉन्ग पोजीशन बना के जाइए। आप अगर आप थोड़ा टाइम भी देते हैं, मुझे लगता है कि इजीली 4200 4400 भी पॉसिबल है। स्टॉप लॉस क्या बोला सर आपने? स्टॉप लॉस बताया 3840, 3840। यस 3840 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। पहला टारगेट 3985 का है, 45 रुपए ऊपर, अभी 3% की तेजी, ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ है एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर, जिसे आप लोग डीमार्ट के नाम से जानते हैं, तो इस पर रखिए यहाँ पर नज़र। 3940 के आसपास ट्रेड करता हुआ। पहला टारगेट यहाँ पर 4150 का है, 4150 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। नहीं, पहला टारगेट 3985 का, दूसरा टारगेट 4150 का है। 3985, 4150 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और जो है 3840 का स्टॉप लॉस। टारगेट जो है वो थोड़ा सा अपडेट कर लें, टारगेट 3985, ठीक है, 3985 का टारगेट, और पहला टारगेट है, उसके बाद 4150 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नज़र रखिए, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अभी वैसे भी इतिहास गवाह है प्रदीप जी के लिए, तो इंट्राडे में ही ये, और कोई बड़ी बात नहीं है, इंट्रा प्रोग्राम भी कई बार टारगेट हिट हुए हैं, तो नज़रें हमारी रहेंगी। जैसे यहाँ पर और तेज़ मोमेंटम बनता है या फिर प्रदीप जी इसमें कोई स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करेंगे तो इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो एवेन्यू सुपरमार्ट पे रखेंगे नज़र। 4200, 4150 से 4200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 3985। कहाँ प्रॉफिट बुक करना है अभी, जब ये लक्ष्य के नज़दीक पहुँचेगा तो कहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है वो भी आपको बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए रखिए एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर आप लोग नज़र। चलिए अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और ये अगला सवाल, जो मेरा सवाल किस पे था, सुज़लॉन पे। हाँ, सुज़लॉन पे सर मेरा सवाल था जी। क्या करना चाहिए सर, रिजल्ट आने वाले हैं आज? देखिए, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए विपुल जी। 42 का स्टॉप लॉस है, कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत टाइम से ही, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह मैं थोड़ा 53 के ऊपर ही दूंगा, क्योंकि 53 के ऊपर इसमें मूव आना पॉसिबल है। बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। आपको याद है हमने दिवाली पिक भी दिया था, आई थिंक मैंने 51 के आसपास दिया था। मैंने बताया था 42 का स्टॉप लॉस, 74 का टारगेट। तो ये अभी भी ट्रेड एक्टिव है और आपको बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए, और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं वो 53 रुपए के ऊपर, क्योंकि कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। एक बार 52 53 का जो जोन है उसको एक बार ऊपर के साइड में ब्रेक होने दीजिए, तब जाके यहाँ पे एक बार शार्प मूव आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए फ्रेश बाई अभी नहीं करना, थोड़ा वेट करके जाइए। अभी नहीं खरीदना है, थोड़ा इंतज़ार करके जाइए, ये सलाह आपके लिए है। यहाँ पर मिंटू शील जी कह रहे हैं कि नमस्ते, मार्केट के दोनों धुरंधरों को जियो फाइनेंस में क्या बाय किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल सकती है? यहाँ पर गिरावट हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये पूछते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप सर, क्या राय रहेगी जियो फाइनेंस? इस पर भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की, बहुत डिटेल में बातचीत हुई है आपके साथ। अभी क्या करना चाहिए जियो फाइनेंस को लेकर के? करंट लेवल पे खरीदारी करनी हो तो कर सकते हैं क्या? देखिए, शॉर्ट टर्म में करेक्शंस के बाद वीकली चार्ट में मोरोबोजू है, और जिस तरीके का अप ट्रेंड लास्ट वीक चला है स्टॉक, मुझे लगता है कि स्टॉक अभी 305-10 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। अगर आप चाहते हो तो अभी भी फ्रेश अपॉर्चुनिटी इसमें है ओपन। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है। 239 to 40 के रेंज पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और पोजीशन को आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। चलिए, हमारे एक दर्शक हैं बहुत देर से, चंचल जी हैं,
वो जानना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, जो ये नहीं पता हमें, लेकिन जुपिटर वैगन को लेकर के जानना चाह रहे हैं। 300 नहीं है, इन्होंने किस भाव पर लिया हुआ है ये हमें नहीं पता, क्योंकि जो भाव इन्होंने जुपिटर वैगन का लिखा है वो तो हो नहीं सकता। मैं मान के चल रहा हूँ कि 336, बाकी देखते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है 3362, लेकिन मुझे लगता है 1-2 एक्स्ट्रा लग गया होगा। 336 अगर मान के चलें तो जुपिटर वैगन में सर पूरा बजट बीत गया, उम्मीदें रही गई लोगों की, चला है नहीं पूरा रेलवे शेयर। अभी क्या व्यू रहेगा जुपिटर को लेकर के? 336 पे लेके बैठी हुई है, 303 का भाव है, 1.5% नीचे आज। जी विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि एक बार ना अगर किसी के पास भी पोजीशन है तो मैं तो वीकनेस ही देख पा रहा हूँ। एक बार 270 260 भी पॉसिबल है, क्योंकि एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न वीकली चार्ट में फॉर्मेशन है। कोई भी स्टॉक्स में अगर बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनता है नीचे के साइड में तो कंटिन्यूस रिपीट ही होता है, और इससे पहले 3 बार हमने सेम चीज पर्टिकुलर यही स्टॉक्स को देखा है फॉलो करते हुए, तो इसीलिए मेरा व्यू ना थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। एक बार मुझे लगता है कि 260 275 इजीली पॉसिबल है, उसके बाद फिर से एक बार स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। अभी के लिए नेगेटिव व्यू है मेरा। अभी के लिए नकारात्मक व्यू निकल करके आ रहा है। अच्छा, सोनाली अर्जुन जी ने 2-3 सवाल भेजे हैं सर, और चूंकि ये शेयर ऐसे हैं जिस पर कि काफ़ी सवाल भी रहते हैं, नहीं 2-3 नहीं 5-7 भेज दिए हैं, लेकिन इतने तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, एक हाल की लिस्टिंग है BCCL, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। एक है इरिडा, जिस पर कि काफ़ी क्वेरीज हैं हमारे पास, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। एक सोनाली जी के माध्यम से बाकी लोगों के भी स्टॉक्स जो है वो कवर हो जाएंगी। और एक है डिक्सन, काफ़ी लोगों की टिप्पणी, काफ़ी लोगों के सवाल इस पर हैं, और भी काफ़ी दर्शकों के। तो इस तीनों पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जिनके पास नहीं है, जिनके पास है, उन दोनों के लिए मतलब राय मिल जाए। शुरुआत किससे करना चाहेंगे सर, इरिडा से, BCCL से या डिक्सन से? देखिए इरिडा से स्टार्ट करते हैं। सो इरिडा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी एक नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव फ्लैग बना हुआ है वीकली चार्ट में, तो व्यू नेगेटिव साइड का ही रहेगा, पॉजिटिव साइड का व्यू नहीं कर पा रहा हूं मैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक अगेन अगर 120 को ब्रेक करता है, 100 एंड 105 के आसपास आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लगातार एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा है, अभी भी बेस फॉर्मेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। बीच बीच में थोड़ा पुल बैक आता है लेकिन सस्टेन नहीं होता है। जैसे ही ऊपर आता है बहुत सारे लोगों के पास होल्डिंग रहता है तो माल बेचते हैं, जैसे ही बेचते हैं फिर से नीचे आ जाता है। तो इसीलिए मेरा व्यू इसमें नेगेटिव है। अब डिक्सन को लेके व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया था। सेलिंग होने के बाद जो पुल बैक दिखाया अगेन 11,000 को होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट 10,500 को अगर होल्ड करता है तो अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट सपोर्ट 10,500 के आसपास, 11,000 के आसपास है। क्योंकि मैं ज्यादा पॉजिटिव इसलिए हो पा रहा हूँ, ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस भी ओवरऑल इस इंडस्ट्री में है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में है, एंड कहीं अगर हम देखेंगे अच्छा खासा ऊपर से हल्का भी हो चुका है। रिजल्ट भी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में अच्छा ही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है ना, ये बहुत फेवरेबल है। आप कितना पैसा आपको मिलेगा, आप खो कितना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिक्सन में देखेंगे, खोने के लिए कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैक्सिमम आप यहाँ पे 9,500 का एक स्टॉप लॉस लीजिए। अगेन ऑल टाइम हाई जो कि 18,000 के ऊपर था, जहां पे डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद नीचे आ गया था। मुझे लगता है कि अगेन वहां पे आपको नेक्स्ट ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। मैं आपको इमीडिएट लेवल पे ये आएगा नहीं, बट थोड़ा लंबा व्यू दे रहा हूँ, लेकिन आपको मिलेंगे। अच्छा, सेकेंड आपने बताया और एक कंपनी सर क्या था? BCCL सर, जो अभी कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी लिस्ट हुई है कुछ दिन पहले ही, उसको लेकर के क्या करना चाहिए? क्योंकि ये कोई खास मोमेंटम अभी नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 रुपये के आसपास ही है, लिस्टिंग काफ़ी शानदार रही थी। अभी क्या करें इसको लेकर के? जिनके पास पोजीशन बनी हुई है, क्या अभी शांति से बैठे रहें? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार ना आप एग्जिट करके जाइए, क्योंकि जब तक ये फिर से 44 45 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, इसमें मूव नहीं आएगा। ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन हमने लिस्टिंग के दिन पे देखा है। अब लिस्टिंग के दिन में लिस्टिंग गेन 80-90% जब ऐसा कोई भी स्टॉक्स में होता है ना, ऑब्वियसली आप 100 किलोमीटर दौड़ रहे हो, तो 100 किलोमीटर दौड़ने के बाद तो कहीं पे आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा बैठना पड़ेगा, पानी वानी पीना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आप भाग सकते हो। अब मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन एंड टाइम करेक्शन में जाने वाला है। और रिसेंटली आई थिंक रिजल्ट भी आया था, रिजल्ट भी मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, रिजल्ट भी उतना बढ़िया था नहीं।
तो अगर आपको इसी इंडस्ट्री में रहना है, आप कोल इंडिया में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि कोल इंडिया का सब्सिडरी है, पेरेंट कंपनी है। इनफैक्ट 12 दिसंबर को मोदी जी ने एक ट्वीट भी किया था, जो गवर्नमेंट का रिसेंटली कोल सेतु पॉलिसी अप्रूव्ड हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोमिनेंट माना जा रहा है इंडस्ट्री में, एंड उसका डायरेक्टली बेनिफिट कोल इंडिया को जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम देखेंगे कोल इंडिया का चार्ट में 387 370 के आसपास एक अच्छा बढ़िया फॉर्मेशन कंसोलिडेशन हो चुका है। इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, ब्रेकआउट आ गया था 394 में, उसके बाद हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। हमने 480 460 का टारगेट दिया था, 460 का टारगेट अचीव। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के बाद लगभग 16 to 70% रैली हुआ है। 16-17% रैली होने के बाद थोड़ा बहुत अभी कोल इंडिया यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। आई बिलीव अगेन आपको ये स्टॉक 480 एंड अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, और क्योंकि पास डेटा भी है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कोल इंडिया के ऊपर। यही है, कोल इंडिया बाई करने का सलाह रहेगा, बाकी बीसीसीएल एक बार अवॉइड कीजिए। चलिए, इस बीच सर आज सुबह जो है हमने काफ़ी ज़्यादा, चूँकि दर्शकों के सवाल थे अभी भी आ रहे हैं, और सिल्वर गोल्ड ETF को लेकर के बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सिल्वर के अंदर एक बार फिर से हमने देखा कि लोअर सर्किट लगातार दो लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए। आपका व्यू क्या है? जैसे RK बनवाल साहब कह रहे हैं कि सर मेरा सिल्वर ETF, टाटा का सिल्वर ETF ले रखा है 24 रुपये पे, अभी मुझे क्या करना चाहिए, बेचें या होल्ड करें? बनवाल साहब के अलावा भी बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सेलिंग है ऊपर से, आपका व्यू क्या कह रहा है? अभी जिनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया नहीं है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया हो, 1-2 महीने का, 3 महीने का, वो क्या करें, निकलें या फिर बने रहें? देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट पे सिल्वर का प्राइस देखेंगे, अभी $80 के आसपास का ट्रेड हो रहा है। तो एक बार अगर 74 एक सपोर्ट लिया है, तो 73 से 74 ब्रेक होने पे ना आपको $55 तक जा सकता है। अभी 80 पे चल रहा है, थोड़ा बहुत नीचे से रिकवरी आया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट आज बंद होता है और 80 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा भी, अगेन आपको 84 85 तक 89 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे पुल बैक में। बट ऐसा नहीं कि ये ब्रेकआउट है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद करेक्शंस है, करेक्शंस में थोड़ा थोड़ा पुल बैक होता है। पुल बैक का मीनिंग क्या है? पुल बैक मीन्स एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा पुल आया है, थोड़ा उसमें एक मोमेंटम आ रहा है, लेकिन बाद में फिर से ये नीचे ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट टर्म व्यू से मैं बोलूंगा अभी भी एक बार रिस्क फ्री नहीं हुआ है, इसमें थ्रेट है, तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। जो इंडियन हमारे जितने भी सिल्वर ETFs है, चाहे आप टाटा बोल दीजिए, ICICI सिल्वर ETF बोल दीजिए, HDFC बोल दीजिए, तो एक बार ना ये वॉलेटिलिटी चलता रहता है। सो इसीलिए एक बार मुझे लगता है कि आप अभी करेंट जोन से बाई मत कीजिए, एक बार थोड़ा अवॉइड करके जाइए, क्योंकि अभी आजकल ETF में वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा हो गया है। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली विपुल जी आपको लास्ट 4 हफ्ते से बताया था, 4 हफ्ता बताने के बाद, और हमने देखा बाद में सिल्वर जिस तरीके से क्रैश हुआ, उस टाइम पे फोमो चल रहा था, मैं कंफर्टेबल नहीं था। इनफैक्ट फिलहाल अभी भी आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर बाइंग दिस लेवल, बिकॉज अभी भी मेरे को लगता है कि ये एंड नहीं है, ये बस एक शुरुआत है। आप देखेंगे पीपल विल फ्रस्ट्रेटेड वेरी सून, क्योंकि सिल्वर का प्राइस ऊपर नहीं आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आ गया फिर से आपको नीचे से ऊपर मिलेंगे, वही सेम चीज है। 500 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, या दुनिया का कोई तोड़ आ जाए, इसको साइकोलॉजी को ब्रेक कर नहीं पाएंगे आप। तो इसीलिए आप देखिए वॉरेन बफे इतना ज्यादा कैश में है, इक्विटी मार्केट में करेक्शंस आ रहा है, IT में करेक्शंस आ रहा है, क्रिप्टो में भी, बिटकॉइन भी नीचे आ गया, सिल्वर भी नीचे आ रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप में पिटाई चल रहा है, डिफेंस नीचे आ रहा है। क्या बाई करेंगे आप? तो थोड़ा इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जहां पे फोकस है, आप ऐसे चीजों पे फोकस रखिए। मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट का फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग में आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका मेरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होगा ना, तो अल्टीमेटली वी विल लूजिंग द मोस्ट पोटेंशियल थिंग्स इन कमिंग फ्यूचर। तो ओवरऑल देखा जाए विपुल जी, मेरा मानना यही है कि गोल्ड सिल्वर में अभी भी थोड़ा बहुत नीचे का डाउनफॉल बाकी है, एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। अभी पोजीशन है, और जो लोग जैसे भाई साहब थे और भी लोग हैं जो बता रहे हैं फलाना फंड ETF ले रखा है 24 रुपये पे, और ये लोग इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि इनका 10 साल का नज़रिया है, 5 साल का नज़रिया, 8 साल, सब शॉर्ट टर्म के ही है। बोलेंगे लॉन्ग टर्म, कल अगर 10% और नीचे आएगा ना, तो बोलेंगे हरे कृष्ण हरे राम। सो
वही है, मैं तो अभी बोलूंगा क्या एक बार। बेच दें? मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि सर क्या यहाँ पे जितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, स्टॉक की तरह मोमेंटम हो रहा है? उस दिन जब आप के साथ आप नहीं थे शायद, या थे, जब बड़ी गिरावट आई थी, सेलर नहीं मिल रहे थे, खाली जो है मतलब आप लोग बेचने को राजी हैं, कोई बायर नहीं मिल रहा था। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। लोग बेचने को चाह रहे थे लेकिन लोअर सर्किट में था, कोई बायर नहीं था उस हाँ, दिन। कोई बायर नहीं आ रहा था खरीदने के लिए। तो वो मतलब लोअर सर्किट नहीं लगा था तब भी बायर खरीदने को राजी नहीं थे। लोग ज्वेलर्स के पास जा रहे हैं चांदी लेकर के, वो चांदी ज्वेलर खरीदने को राजी नहीं है कि भाई पता नहीं क्या होगा। तो इतनी उसमें एक बार के निकल जाए क्या सलाह क्या है आपकी? देखिए ओवरऑल विपुल जी, ऑफलाइन पे आप देखेंगे क्या हो रहा है। मैं अभी मुंबई में हूँ, एंड मुंबई में ही मैं ऑब्जर्व कर रहा था कल ही जाके नियर जो ज्वेलरी दुकान वगैरह है यहाँ पे सिल्वर के। तो लोगों का ना ऑफलाइन पे ऐसा है कि जिस तरीके से कुछ ऐसा छोटे छोटे रिटेलर्स दुकानदार भी है जिन्होंने ओवर प्राइस्ड में परचेस किया, प्राइस नीचे आ गया, तो उनका उधर एक नुकसान है। अब ये वॉलेटिलिटी होने के बाद लोग अभी थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक क्रैश होने के बाद और थोड़ा नीचे आएंगे, तो लोग भी बाई नहीं कर रहे हैं। अब और एक चीज क्या हुआ है, बहुत सारे लोग हैं मान ली जिनके पास 15-20 करोड़ के आसपास का एक ओवरऑल टोटल कैपेसिटी था और उन्होंने बाई करके रखा था, तो उनके पास अभी जो है उनका होल्डिंग पे भी कुछ है नहीं, मतलब पूरा फाका है, वो खाली है। तो उनके लिए ना फिर से बाई करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर हम चार्ट में भी देखेंगे, चार्ट में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा है। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा अगर आप 5-7% लॉस में हो अभी मत बेचिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ $73 में इंटरनेशनल मार्केट पे सपोर्ट लिया है। अगर 80 के ऊपर अभी है, सस्टेन हो जाता है, आपको एक बार फिर से 92-93 तक आते हुए दिखाई देंगे। और अगर 8 फिर से 74 को काटता है नीचे के साइड में, आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा $55 के आसपास। तो इसीलिए एक बार मुझे लगता है कि रेंज एंड लेवल आपको दोनों को फॉलो करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपको व्यू मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, ये बात है। और इस बीच करीब 1200 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके और ज़्यादा लोगों को हमारे कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश कीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को लगाइए, ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। सर, MRPL लिया हुआ है एक हमारे दर्शक ने, और MRPL अच्छा मोमेंटम में है सर। अभी क्या करना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ उससे पहले मैं बता दूं, इसको लेकर के आपको प्रदीप सर की राय मिल गई, लेकिन एक सेकंड ओपिनियन भी आपको अगर चाहिए तो हमने सुबह जो बातचीत की उसे भी आप जा करके देख सकते हैं। चांदी में जो लोअर सर्किट लगा, क्या अभी सिल्वर ETF से दूरी बना लेनी चाहिए? इस पर हमने अंशुल जी से भी और अमित जी से भी बातचीत की है। ये बातचीत भी आप सुन सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे काफ़ी डिटेल में डिफेंस को लेकर के, तो डिफेंस वाला सेगमेंट भी अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। जाइए, किस में चलिए, ये तो 2:30 बजे होगा, लेकिन HL के अंदर जो बड़ी गिरावट आई है, क्या उसके बाद सारे डिफेंस स्टॉक से दूरी बना लेनी चाहिए? VLA अंबाला, अमित जैन और अंशुल जैन क्या कह रहे हैं इसको लेकर के, ये भी सेगमेंट हमने अपलोड कर दिया आपके लिए। तो ये तमाम छोटे छोटे सेगमेंट्स हम आपके लिए इसलिए लेकर के आते हैं कि हो सकता है पूरा शो बाद में देखने में आपके लिए दुविधा हो कहाँ पर क्या है, तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक चंक हम आपके लिए अपलोड करते हैं। जाइए, देखिए और अपनी राय हमें अवश्य दीजिए। चलिए, तो मैम सवाल जो था प्रदीप जी से वो MRPL को लेकर के था। देखिए MRPL पे अभी भी मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। 164 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए। रिसेंटली ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया, ऑलमोस्ट 189 से थोड़ा नीचे आया, लेकिन आप बने रहने का सलाह होगा। क्लियर कट थोड़ा टाइम देंगे तो 220-225 तक इसमें पोटेंशियल है, होल्ड करने का सलाह है इसमें। होल्ड करने की सलाह है। अच्छा, कुछ एक सवाल जो कि हमने टाइटल में मेंशन किए थे, उनमें बातचीत नहीं हो पाई, कोशिश करते हैं कि उनको भी हम शामिल फटाफट कर लें, ताकि हमारे जो रात में सेगमेंट अपलोड होता है उसका वो हिस्सा वो भी रहे। एक तो सर नायका में अच्छा मोमेंटम है, नायका पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। जिस तरीके से ये शेयर परफॉर्म कर रहा है आज, 2-3% की रैली देखने को मिल रही है, क्या ये अपसाइड और ज़्यादा हो सकता है? यहाँ पे बीते 4-5 दिन में करीब 10% की रैली आ गई है नायका में, कैसे देख रहे हैं इसे आप? बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया रैली है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि स्टॉक का जिस तरीके से 238.40 का एक सपोर्ट लिया है, बहुत ही प्रोमिनेंट सपोर्ट है। इनफैक्ट जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 247 में है, 20 का भी सेम है, 9 का भी सेम है। इनफैक्ट 5 दिन का जो मूविंग एवरेज प्राइस है ऑलमोस्ट
249 के आसपास ही है। सो मैं बोलूंगा 245 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर आप किसी का भी लॉन्ग पोजीशन है आप मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट जो टारगेट होगा 274 275 तक शॉर्ट टाइम में ही आपको नेक्स्ट 4 से 5 दिन में आपको दिखाई दे सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस आपको 245 में रखना है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर है। इसके बाद सर अगली कंपनी है शीला फोम। ये भी पिछले 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। शीला फोम आज करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और बीते अगर हम 4-5 दिन में देखें तो 22-23% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। और अपसाइड है क्या यहाँ से संभावना, या फिर हो गया? नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे दिसंबर क्वार्टर के। देखिए विपुल जी, अगर हम एक हफ्ते में देखेंगे थोड़ा बहुत रिकवरी तो आया है। लास्ट एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 20% के आसपास स्टॉक चल गया है। लास्ट एक महीने का हाईएस्ट जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से तेजी यहाँ पे बना है, एक बार ना प्रॉफिट बुकिंग भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है, मैं बोलूंगा एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि लास्ट एक हफ्ते में ऑलरेडी स्टॉक 20% चला है। तो एक बार ना आपको 575 570 तक फिर से एक करेक्शंस में आपको मिलेंगे, तो वहां पे फिर से एवरेज करने का सलाह रहेगा। लेकिन अगर आपका व्यू 6-8 महीना 1 साल भर का है, आप बने रहिए। पोटेंशियल इसमें है ऑलमोस्ट 720 735 तक आपको देखने को मिल सकता है। एक सर शेयर IFCI, ये डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है, और काफ़ी इसको में जब भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात होती है एक मोमेंटम आता है यहाँ पर। ये भी 4-5 दिन के अंदर 11% भाग गया है, 60 रुपये पे आ गया है, और अपसाइड की संभावना है, या आप प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है साल में ऑलमोस्ट 4-5 बार इसमें हाई आता है, फिर से नीचे आ जाता है। लास्ट हाई आया था कुछ दिन पहले जब NSE का IPO का न्यूज था, ठीक है। तो उस मूव में थोड़ा बहुत चला, फिर से प्रॉफिट बुकिंग। अभी अभी थोड़ा चल रहा है, अभी चलने दीजिए। 63 64 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलेगा। सो क्लैरिटी ज्यादा है नहीं। और लास्ट अगर हम देखेंगे, लास्ट 5 साल का डेटा उतना बढ़िया रैली हुआ नहीं, वही रेंज बाउंड के अंदर ही है। 47 ऊपर 70 71, तो वही 47 71 इस रेंज के अंदर बेचारा फंसा हुआ है। तो इसमें 1-2 दिन का व्यू नहीं ढूंढना चाहिए लोगों को। अवॉइड कीजिए ऐसे स्टॉक्स को, rather than you will losing your money। सिंपल, यहाँ से आप थोड़ा 8-10% 15% चलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसमें आपका कुछ नहीं होने वाला। अब व्यू ऐसी चीजों पे रखिए जो हाई पोटेंशियल है, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत कम होगा, आपका खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स ना फंसे रहेगा। अब बाई करेंगे ना, ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, 10% थोड़ा ऊपर जाके फिर से घूम फिर के नीचे आ जाता है। तो इसीलिए ना ऐसे कंपनी भी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, एकदम फोड़ रहा है, एकदम सर बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ सीन भी इधर है नहीं। थोड़ा ट्रेडर फ्रेंडली है, बीच बीच में मुंह आता है, मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करना चाहिए सर। एक जरा PV फिनटेक भी देख लीजिए, क्या अभी यहाँ पे एक बोर्ड बैठक उनकी होनी थी, उसे कैंसिल कर दिया गया है। अभी अभी न्यूज़ अपडेट आई है यहाँ पे, और ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और नतीजे इसके 1-2 दिन पहले आए थे, वो काफ़ी शानदार नतीजे रहे थे। 165% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा था। हालांकि उसके बाद एक गिरावट आई थी, लेकिन इसके जो आज का ये मोमेंटम है, ये रैली पूरी हो गई क्या सर, या अभी ये और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए शार्प रिकवरी है, और इनका प्रोमिनेंट बिजनेस है विपुल जी। पॉलिसी बाजार का अगर हम बिजनेस देखेंगे, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। मतलब डिस्ट्रप्शन हम इसको बोलेंगे इंडस्ट्री में। मतलब अगर इंश्योरेंस सेक्टर में कोई कंपनी जो एकदम मास लेवल पे कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर पाया है, वो है पॉलिसी बाजार। इनफैक्ट सर्विस भी इनका बहुत बढ़िया है, और मैं बोलूँगा आपको बाय कर लेना चाहिए। आज 1-2 दिन में मुझे लगता है कि व्यू नहीं होना चाहिए। व्यू थोड़ा अगर आप 3-6 महीने का रखेंगे, अच्छा खासा स्टॉक करेक्टेड है नीचे के साइड में, इजीली आपको 1750 1800 के आसपास अगेन भाव मिल सकता है। और जिस तरीके का अभी यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि आपको जस्ट 1495 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करंट जोन से बाय करके जाइए। 2-1 दिन का व्यू है, इजीली आपको 1650 1700 तक आपको मिलेंगे। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा।